सभी को राम राम, सभी को नमस्कार। राजस्थान जी के स्टडी के NINH प्लेटफॉर्म पर आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। आशा और उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी काफी बेहतरीन चल रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पर जियोग्राफी, आर्ट ऑफ कल्चर एंड हिस्ट्री के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं और एग्जाम की दृष्टि से सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि फटाफट क्लास के साथ जुड़ जाइए और दबा के एक बार क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। तो देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा कि राजस्थान के सूखे पश्चिम जिलों में जल अभाव को सहन करने वाली वे दो कौन सी फसल है जिन्हें खरीफ ऋतु में, कौन सी ऋतु में, खरीफ ऋतु में मुख्य खाद्यान्न के रूप में उगाया जाता है। बताइए, 4 ऑप्शन है आपके सामने। राजस्थान के सूखे पश्चिम जिलों में जल अभाव के कारण ऐसी कौन सी फसलें हैं जिन्हें खरीफ ऋतु में उगाया जाता है। तो वो है बाजरा और मूंग। ठीक है, और बाजरा उत्पादन में आप सभी जानते हैं राजस्थान का कौन सा स्थान है, प्रथम। और बाजरा अनुसंधान केंद्र ये कहां पर है, बाजरा अनुसंधान केंद्र कहां पर है, बाड़मेर। ठीक है, और बाजरा उत्कृष्टता केंद्र आपसे पूछ लिया जाए कि बाजरा उत्कृष्टता केंद्र ये कहां पर है, तो क्या करोगे फिर, मंडोर जोधपुर। क्या करोगे, मंडोर जोधपुर। ठीक है, और राजस्थान में सर्वाधिक जो बाजरा है वो कौन सी जिलों में उत्पादन होता है बाजरे का, तो आपको करना है अलवर और जयपुर। उत्पादन बाजरे का सर्वाधिक जो उत्पादन है वो करने वाले जिले हैं कौन से, एक तो अलवर है, दूसरे नंबर पर है जयपुर। ठीक है, अलवर और जयपुर। और सर्वाधिक बाजरा बोया जाता है तो आपको करना है फिर बाड़मेर। ठीक है, सर्वाधिक बाजरा जो बोया जाता है, सर्वाधिक, ठीक है, कौन से जिले में बोया जाता है, तो आपको करना है बाड़मेर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर है बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बाजरा और मूंग की एक ऐसी फसल है इसे पानी की कम आवश्यकता होती है। ठीक है, और बाजरा उत्पादन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है, प्रथम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और इसके अलावा जो बाजरा है इसे कहते हैं गरीब का भोजन, गरीब का भोजन भी कहलाता है बाजरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 कि निम्न में से कौन सी चोटी राजस्थान के सिरोही खंड में स्थित नहीं है। 4 ऑप्शन थे यहाँ पर आपके सामने, यानी सिरोही खंड यानी सिरोही जिले में कौन सी चोटी नहीं है। जो गुरु शिखर की चोटी है ये तो सिरोही में है, और गुरु शिखर राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1722 मीटर। ठीक है, इसके अलावा अचलगढ़ की चोटी ये भी सिरोही जिले में है, और अचलगढ़ की ऊंचाई कितनी है, 1380 मीटर। ठीक है, देलवाड़ा की चोटी ये भी सिरोही जिले में है, और देलवाड़ा की ऊंचाई कितनी है, 1442 मीटर। ठीक है, जरगा, जरगा की चोटी कौन से जिले में है, सिरोही में नहीं है, उदयपुर। कौन से जिले में है, उदयपुर में। और जरगा की जो ऊंचाई है ये कितनी है, जरगा की 1431 मीटर। ध्यान में रखना है। ठीक है, जरगा की ऊंचाई भी पूछी जा सकती है आपसे, ये जरगा चोटी की ऊंचाई कितने मीटर है, तो 1431 मीटर। तो हमारा जो राइट आंसर है यहाँ डी ऑप्शन हो जाएगा कि सिरोही खंड में स्थित नहीं है जरगा, ये कहां पर है, उदयपुर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि राजस्थान का निम्न में से कौन सा प्रदेश आई छत्रपुर के नाम से जाना जाता है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, आई छत्रपुर के नाम से कौन सा जिला जाना जाता है, नागौर जिला। ठीक है, और जांगल प्रदेश, जांगल प्रदेश के बारे में पूछा जा सकता है कि जांगल प्रदेश में राजस्थान के कौन से जिले आते हैं, तो जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता है एक तो जोधपुर और दूसरा जाना जाता है बीकानेर। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर है डी ऑप्शन हो जाएगा। जयपुर तो आप सभी जानते हैं गुलाबी नगरी, जयपुर जानी जाती है गुलाबी नगरी, पन्ना नगरी, रत्न नगरी। ठीक है, इसके अलावा जोधपुर जांगल प्रदेश या फिर नीला शहर या फिर सूर्य नगरी के रूप में। कोटा आप सभी जानते हैं शिक्षा नगरी, कोटा जानी जाती है शिक्षा नगरी, या फिर राजस्थान का कानपुर, या फिर राजस्थान का औद्योगिक नगर, या फिर इंद्रप्रस्थ नगर, कोटा। ठीक है, यहाँ राइट आंसर डी ऑप्शन लेने वाला है। तो यहाँ पर तो बिल्कुल भी आपके टाइम को वेस्ट नहीं किया जा रहा है। ठीक है, टाइम को बिल्कुल ध्यान में रखते हुए यहाँ पर आपको स्टडी करवाई जा रही है। क्वेश्चन नंबर 4 माघीलाल मिस्त्री का संबंध राजस्थानी लोक कला के किस रूप में है। 4 ऑप्शन है,
जो ये मांगीलाल मिश्री हैं, इनका संबंध कौन सी कला से है? कौन सी कला से है? कावड़ कला। मांगीलाल मिश्री का संबंध है कावड़ कला से, ठीक है। और ये कावड़ क्या है, कौन बताएगा? कावड़ क्या होता है? चलता फिरता मंदिर। कावड़ क्या है? चलता फिरता मंदिर, चलता फिरता मंदिर। और कावड़, कावड़ का संबंध किससे है? तो काष्ठ कला से। कावड़ का संबंध किससे है? काष्ठ कला से। इसके अलावा एक और पूछा जाता है बेवाण। ये बेवाण क्या है, कौन बताएगा? क्या है ये बेवाण? देव विमान। क्या है? देव विमान, ठीक है। और बेवाण का संबंध भी किससे है? काष्ठ कला से, ठीक है। तो यहाँ पर तो मांगीलाल मिश्री का संबंध पूछा गया है कि कौन सी कला से है? कावड़ से। यहाँ राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं कि निम्न में से कौन से लोक देवता भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं? भगवान विष्णु का अवतार बताइए भाई, भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कौन माने जाते हैं? देवनारायण जी। यहाँ पर राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन रहने वाला है। जबकि बाबूजी, जिनको माना जाता है लक्ष्मण का अवतार, लक्ष्मण का अवतार, ठीक है। इसके अलावा रामदेव जी आप सभी जानते हैं, ये माने जाते हैं कृष्ण के अवतार, ठीक है। देवनारायण जी भगवान विष्णु के अवतार, और तेजा जी माने जाते हैं शिव के अवतार। किसके अवतार? शिव के अवतार, ठीक है। तो पूछा जा सकता है एग्जाम में कि तेजा जी को किसका अवतार माना जाता है, या फिर तेजा जी किसके अवतार माने जाते हैं? तो शिव के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 कि प्राचीन काल में ग्रीष्म काल में पहने जाने वाली साड़ी थी। ग्रीष्म काल में कौन सी साड़ी पहनी जाती थी प्राचीन काल में? 4 ऑप्शन थे आपके सामने। तो कौन सी साड़ी पहनी जाती थी? शोम नाम की साड़ी, ठीक है। इसके अलावा जो साड़ी के प्रकार हैं, कई बार एग्जाम में साड़ी के प्रकार ही पूछे जाते हैं। साड़ी के कौन कौन से प्रकार हैं? चोल, निचोल, इसके अलावा दुकुल, इसके अलावा पट्टा, या फिर चीर पटोरी। चीर पटोरी, ये क्या है? साड़ी के प्रकार, ठीक है। इसके अलावा केथुन, केथुन नाम की जो साड़ी है, या फिर कोटा डोरिया साड़ी, ये कहाँ की प्रसिद्ध है? दोनों साड़ियां कोटा की। कहाँ की प्रसिद्ध है? कोटा जिले की प्रसिद्ध, ठीक है। तो वहां पर एग्जाम में आपको पेपर में साड़ियों के प्रकार भी पूछा जा सकता है कि चोल, निचोल, या फिर दुकुल पट्टा किसका प्रकार है, या फिर चीर पटोरी किसका प्रकार है? तो साड़ी के प्रकार है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की नल दमयंती के साथ सूर सागर का चित्र किस चित्र शैली की विशेषता है? नल दमयंती के साथ सूर सागर का चित्र किस चित्र शैली की विशेषता है? 4 ऑप्शन है। कौन सी चित्र शैली की विशेषता है? मेवाड़ चित्र शैली की विशेषता। और मेवाड़ के प्रसिद्ध 2 चित्र हैं, एक तो है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, ठीक है। और इसका जो प्रसिद्ध चित्रकार था उसका क्या नाम था? कमलचंद। क्या नाम था चित्रकार का? प्रसिद्ध चित्रकार कमलचंद, ठीक है। और कमलचंद ने ये चित्र बनाया था किसके शासनकाल में? तेज सिंह के शासनकाल में, ठीक है। इसके अलावा दूसरा चित्र है सुपासना, सुपासना चरित्रम। बताइए इसका प्रसिद्ध चित्रकार का नाम क्या नाम है? हीरानंद। क्या नाम है? हीरानंद। और ये चित्र बनाया गया था किसके शासनकाल में? कौन बताएगा? कि जो सुपासनम चरित्रम है चित्र, ये किसके शासनकाल में बनाया गया चित्र था? तो मोकल के समय। ये भी ध्यान में रख सकते हो, मोकल के समय बनाया गया प्रसिद्ध चित्र था, ठीक है। यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर है डी ऑप्शन रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 कि मध्यकालीन मतीराम की रचना नहीं है, यानी मध्यकाल में मतीराम के द्वारा जो इसमें से कौन सी रचना नहीं है? रसराज की रचना मतीराम के द्वारा की गई है, ललित ललाम ये रचना भी मतीराम के द्वारा की गई है, और फूल मंजरी की रचना भी मतीराम के द्वारा की गई है। बचा कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन छंद शार, ठीक है। ये रचना मतीराम द्वारा रचित नहीं है, ठीक है। ए ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट कि राव सूरजन हाड़ा रो चरित्र रो वर्णन करियो।
बताइए भाई, राव सुरजन हाड़ा के चरित्र का वर्णन किसके द्वारा किया गया है? चंद्रशेखर के द्वारा। ठीक है। इसके अलावा किरतार बावणी, कौन बताएगा किरतार बावणी की रचना किसके द्वारा की गई है? फटाफट आंसर दीजिएगा। किरतार बावणी, इसकी रचना किसके द्वारा की गई है? दुर्सा आड़ा। किसके द्वारा? दुर्सा आड़ा के द्वारा। ठीक है। या फिर दुर्सा आड़ा के द्वारा एक और ग्रंथ है विरुद्ध छहश्री, कई बार पूछा जाता है, इसकी रचना भी दुर्सा आड़ा के द्वारा की गई है। कई बार एग्जाम में नाम देखने को मिलता है किरतार बावणी या फिर विरुद्ध छहश्री, इसकी रचना किसके द्वारा की गई है? दुर्सा आड़ा के द्वारा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10 कि निम्न में से किस किले में केवल एक ही मार्ग से प्रवेश किया जा सकता है? केवल एक ही मार्ग से प्रवेश किया जा सकता है। चार ऑप्शन है यहाँ पर। ऐसा कौन सा किला है जिसके केवल एक ही द्वार से प्रवेश किया जा सकता है? तो वो है जूना किला। और ये जूनागढ़ का जो दुर्ग है ये कहाँ पर है? बीकानेर में। कहाँ पर है? बीकानेर। और जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था किसने? राय सिंह ने। और कौन से दुर्ग की श्रेणी में है जूना किला? गहनवन दुर्ग की श्रेणी में। ठीक है। और जमीन राज जेवर दुर्ग भी कहलाता है। जमीन राज जेवर दुर्ग। क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि जमीन राज जेवर दुर्ग के नाम से कौन सा दुर्ग जाना जाता है? जूना किला, जूनागढ़ का किला। ठीक है। और इसी दुर्ग के संबंध में पंडित दीनानाथ शर्मा का क्या कथन था कि सुना है कि यहाँ की दीवारें बोलती है। यहाँ की दीवारों के कान होते हैं और यहाँ की दीवारें बोलती है। ठीक है। ये कथन भी पूछ लिए जाते हैं कई बार एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से राष्ट्रीय उद्यान में जोगी महल स्थित है? ये तो आप सभी जानते हैं जोगी महल। ये कौन से राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? रणथंभौर में। ठीक है। राइट आंसर सी ऑप्शन, रणथंभौर। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना कौन से वर्ष की गई थी? बताइए कब की गई थी? 1955 में। ठीक है। और इसको जो राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा है वो दिया गया था कब? 1980 में। और किसके लिए प्रसिद्ध है ये? बाघों के लिए प्रसिद्ध, बाघों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। इसके अलावा त्रिनेत्र गणेश मंदिर, त्रिनेत्र गणेश मंदिर के लिए भी प्रसिद्ध है। इसके अलावा जोगी महल और नवलखा दरवाजा, नवलखा दरवाजा इसके लिए प्रसिद्ध है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है ये। ठीक है। तो राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 कि सोनहरी कोटी अवस्थित है। सोनहरी कोटी ये राजस्थान के कौन से जिले में है? ये है राजस्थान के टोंक जिले में। ठीक है। सोनहरी कोटी कहाँ पर है? टोंक में है। और इसमें कितनी मंजिल है? कुल 2 मंजिल। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 कि मातृकुंडिया मंदिर किस जिले में स्थित है? मातृकुंडिया का मंदिर ये राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? तो ये तो आप सभी जानते हैं कौन से जिले में मातृकुंडिया का मंदिर? चित्तौड़गढ़ में। ठीक है। और मेवाड़ का हरिद्वार कहा जाता है इसे, ये मेवाड़ का हरिद्वार कहलाता है। तो क्या कहलाता है मेवाड़ का हरिद्वार? मातृकुंडिया का मंदिर। ठीक है। यहाँ राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 कि देलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? देलवाड़ा का जैन मंदिर, पहले तो ये बताइए जो देलवाड़ा का मंदिर है ये कहाँ पर है? माउंट आबू सिरोही में। ठीक है। और इसमें कुल कितने मंदिर हैं? कुल कितने मंदिर इसमें? 5 मंदिर। ठीक है। 5 मंदिर। इसके अलावा जो पहला मंदिर है उसका नाम बताइए। विमल वशाई मंदिर। ठीक है। दूसरे नंबर पर है लूण वशाई मंदिर। तीसरे नंबर पर है पीतलहर, कौन सा मंदिर? पीतलहर मंदिर। और चौथे नंबर पर है पार्श्वनाथ चौमुखा मंदिर। और 5वें नंबर पर कौन सा मंदिर है? महावीर स्वामी मंदिर। 5वें नंबर पर कौन सा है?
महावीर स्वामी मंदिर। ठीक है, 5 कुल मंदिर है इसमें। तो यहाँ पर क्या पूछा है क्वेश्चन में आपसे कि देलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, देलवाड़ा का जो जैन मंदिर है इसका निर्माण करवाया था किसने, विमल शाह ने। या राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15 कि निम्न में से किस पहाड़ी किले को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं किया गया है। कौन से किले को शामिल नहीं किया गया है। यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर में कितने किलो को शामिल किया है, 6 किलो को। और कब शामिल किया गया था, 2013 में। कौन कौन से किले थे, कुंभलगढ़, रणथंभौर, चित्तौड़गढ़, आमेर, गागरोन और सोनार का किला। ठीक है, तो बचा कौन सा ऑप्शन, तारागढ़। ठीक है, तारागढ़ के किले को शामिल नहीं किया गया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कि राजवल्लभ मंडल का संबंध है, बताइए भाई। राजवल्लभ मंडल का संबंध है किससे, 4 ऑप्शन से। किससे संबंध है, निवास संबंधी इमारतों के निर्माण से। राइट आंसर सी ऑप्शन रहने वाला है। महाराणा कुंभा, महाराणा जो कुंभा है इन्हें कहा जाता है क्या, स्थापत्य कला का जनक। स्थापत्य कला का जनक क्यों कहा जाता है, 84 दुर्गों में से कितने दुर्गों का निर्माण करवाया, 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था महाराणा कुंभा ने। इस कारण क्या कहा जाता है, स्थापत्य कला का जनक। और जो महाराणा कुंभा के जो शिल्पी थे वे कौन थे, मंडल। ठीक है, और महाराणा कुंभा को कौन कौन सी उपाधि दी गई है, अभिनव भट्टाचार्य, हाल गुरु, दान गुरु। ठीक है, तो यहाँ पर तो हमारा जो राइट आंसर है सी ऑप्शन रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के विरुद्ध मुगल सैनिकों का नेतृत्व किसने किया, बताइए। यह हल्दी घाटी का युद्ध कहां पर लड़ा गया था, राजसमंद। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था राजसमंद में। ये युद्ध हुआ था 18 जून से 21 जून तक चला था। ये युद्ध 1576 में कहां पर हुआ था, राजसमंद जिले में। किन किन के बीच में हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध, महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप और अकबर, अकबर के मुख्य सेनापति। मुख्य सेनापति का क्या नाम था, मानसिंह कछवा। ठीक है, इनके बीच में ये युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, या फिर क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ का थर्मोपल्ली युद्ध किसने कहा है। हल्दी घाटी के युद्ध को क्या कहा गया है, मेवाड़ का थर्मोपल्ली, मेवाड़ का थर्मोपल्ली। किसके द्वारा कहा गया है, जेम्स टोड के द्वारा। या फिर हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध किसने बताया है, अबुल फजल। किसने बताया, अबुल फजल ने। या फिर पूछा जा सकता है कि हल्दी घाटी के युद्ध को, हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध किसने बताया है, बंदायुनी ने। ठीक है, यहाँ से कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, जो भी आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा फैक्ट करवाए जा रहे हैं यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर है क्या रहने वाला है, बी ऑप्शन, मानसिंह, मानसिंह प्रथम के द्वारा। ठीक है, राइट आंसर बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18 कि 1227 ईस्वी में भूताला की युद्ध में दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश की सेना को किसने हराया था। किसने हराया था भाई, बताइए। कब हुआ था ये भूताला का युद्ध, 1227 ईस्वी में। और किसने हराया था, यानी ये युद्ध जो हुआ भूताला का, ये किन के बीच में हुआ था। पहले देख लेते हैं भूताला का युद्ध। ये लड़ा गया था 1227 ईस्वी में, भूताला का। और ये युद्ध लड़ा गया था किसके बीच में, जैत सिंह, इसके अलावा इल्तुतमिश, इल्तुतमिश के बीच में लड़ा गया था। ठीक है, और इस युद्ध में जैत सिंह की क्या होती है, विजय हो जाती है। और जैत सिंह ने अपनी राजधानी बनाई थी किसे, चित्तौड़ को। कई बार यहाँ से भी पूछा जाता है कि जैत सिंह ने अपनी राजधानी बनाई थी किसे, चित्तौड़ को। ठीक है, या फिर मेवाड़ का मध्यकालीन स्वर्ण काल कहा जाता है जैत सिंह के काल को।
और किसके द्वारा कहा गया है कथन? डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार। तो यहाँ पर तो सिंपल सा पूछा गया है, किसने हराया था? जैत सिंह ने। राइट आंसर बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 कि थली, ढाटकी, देवड़ावाटी किसकी उपबोलियां है? थली, ढाटकी और देवड़ावाटी ये किसकी उपबोलियां हैं? किसकी उपबोली है? मारवाड़ी की। इसके अलावा मारवाड़ी की और उपबोलियां बता दीजिए कोई दो। मारवाड़ी की उपबोलियां इसके अलावा कौन कौन सी है? बीकानेरी, नागौरी और मेवाड़ी। इसके अलावा खेराड़ी या फिर गोडवाड़ी या फिर बांगड़ी। ठीक है, यहाँ से भी पूछा जा सकता है। तो ये भी सब किसकी बोलियां हैं? मारवाड़ी की उपबोलियां हैं। ठीक है, तो कोई भी ऑप्शन दिया जा सकता है यहाँ से कि मेवाड़ी या फिर नागौरी या फिर खेराड़ी या फिर गोडवाड़ी किस बोली की उपबोली है? तो मारवाड़ी की उपबोली है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कि निम्न में से किस स्थान पर आमेर के मानसिंह प्रथम ने मुगल सेना नायक के रूप में काम नहीं किया? चार ऑप्शन है, बताइए भाई। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। बंगाल में तो किया था काम इन्होंने सूबेदार के रूप में। कब किया था? 1594 ईस्वी। और काबुल में भी किया था सूबेदार के रूप में। ठीक है, कब किया था? 1585 ईस्वी में काबुल में। इसके अलावा उत्तर पश्चिम प्रांत में भी किया है, लेकिन मालवा में नहीं किया इन्होंने। ठीक है, मालवा में नहीं किया। यहाँ राइट आंसर हमारा क्या होगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। तो ये थे आज के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और एग्जाम में क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। तो आज के सेशन को यहाँ पर समाप्त करते हैं। क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।